हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ओनली फ्रेंड्स के एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में टॉप को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ म्यू को लेजर शूटिंग गन की जो ये गेम होता है उसी में लेकर गया होता है। तो यहाँ पे म्यू टॉप से कहता है कि तुम मुझे लेजर गेम के अंदर लेकर आए हो, क्या तुम हमारी शुरुआत से पहले ही मुझे मार देना चाहते हो? तो यहाँ पे टॉप कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ अंधेरे में डेट पे जाने का ये एक तरीका निकाला है ताकि हम चीज़ों को और भी ज़्यादा सुविधाजनक रूप से कर सकें। यहाँ पे म्यू कहता है कि क्या कर सके? हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इंतजार कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि खैर मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब भी मैंने निशाना साधा है मैं कभी भी नहीं चुका। तो यहाँ पे म्यू टॉप के करीब जाता है और उससे कहता है ठीक है, फिर मुझ पे ट्राई करो, कोशिश करना कि तुम्हारा वार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मेरे पलटवार का सामना करना होगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही गेम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले छिपते हैं और फिर छिप कर एक दूसरे पे लेजर गन से ऐसे वार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि क्या तुम हमेशा ही किसी को अपना लवर बनने के लिए ऐसे पब्लिक के सामने पूछते हो? हाँ। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैं ऐसा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करता हूँ जिनको मैं वास्तव में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हम लोग बातें करने में अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? अगर हमने अपना लक्ष्य बना लिया है तो फिर आगे चलो उसी पर। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं था कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा? तो यहाँ पर टॉप म्यू को पकड़ने के लिए दिमाग लगाता है और वो एक ऐसी जगह छिप जाता है जहाँ से वो कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पे म्यू बार बार टॉप 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 बोलता है, लेकिन जब टॉप कुछ भी रिप्लाई नहीं करता तो वो जहाँ पे छिपा होता है वहाँ से बाहर आ जाता है और वो टॉप को ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पे सडनली टॉप पीछे से आता है और म्यू को पकड़ लेता है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मुझ में तुमसे ये पूछने की हिम्मत सिर्फ इसीलिए आई क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम्हारे मन में भी सेम फीलिंग्स है। और सब बोलकर जो टॉप होता है वो म्यू को साइड वाले दीवार के पास लेकर जाता है और उसके बहुत 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 ज़्यादा करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे म्यू टॉप को रोक देता है और उससे कहता है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो उस रात में बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो गया था जब तुमने इतने लोगों के सामने मुझसे ये पूछा था। यहाँ पे टॉप कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और इसीलिए मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। तुम्हें कहता है कि क्या होगा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए एग्री हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी इमेज खराब करना नहीं चाहता था। तुम ये सोच सकते हो कि तुम बहुत ज्यादा हॉट हो, अमीर और जो भी चाहो वो कुछ, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम पूरी तरीके से मेरे टाइप की नहीं हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है ठीक है, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा टाइप क्या है? तो यहाँ पे म्यू कहता है कि बहुत सारी क्वालिटीज है और मैं नहीं जानता कि तुम मेरी चेकलिस्ट के सभी बॉक्स पे टिक कर पाओगे या नहीं। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि तुम बस मुझे बताओ, मैं श्योर हूँ कि मैं सब कुछ कर लूंगा। तो यहाँ पे म्यू स्माइल करता है और कहता है कि जरा खुद को देखो, तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हाँ मैं हूँ कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि ठीक है, फिर क्या तुम सब कुछ फिर से शुरू कर सकते हो और मुझे पढ़ाने की कोशिश भी? तो यहाँ पे टॉप कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मुझे पाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मुझे मुश्किल वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे म्यू कहता है लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी कमजोरी का पता लगा लिया है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि अच्छा, और वो क्या है? तो यहाँ पे म्यू जो था वो टॉप के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उससे बहुत ज़्यादा सीरियस करने लगता है और तभी यहाँ पे टॉप बहक जाता है और वो म्यू को किस करने वाला होता है। तभी यहाँ पे म्यू जो था वो टॉप के कानों के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूँ। और ऐसा बोलकर म्यू वहाँ से छिपने के लिए भाग जाता है और म्यू की इन सब हरकतों को देख के टॉप बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और यहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा प्यार से अपना ये लेजर गन वाला गेम खेलने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पे म्यू का इंटरव्यू दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मेरी जो टाइप है वो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं कोई बहुत ज़्यादा चूजी टाइप का लड़का नहीं हूँ। पहली चीज़, उससे मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी, दूसरी उससे मेरे दोस्तों से प्यार करना होगा और उनके साथ हैंग आउट करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट उससे मुझसे सीक्रेट नहीं रखना होगा, और हाँ वो मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, और बस इतना ही। नेक्स्ट सीन हमें रे को दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्सिटी में टहल रहा होता है। तभी वो अपने मोबाइल पे टॉप और म्यू की इंस्टाग्राम वाली स्टोरी देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको अच्छा नहीं लगता। तभी वो देखता है कि यूनिवर्सिटी में सैन जो होता है वो अपने फैकल्टी के एक लड़के को कुछ दे रहा होता है, उसके बदले पैसा ले रहा होता है। ये सब देखकर जी बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो सैन का पीछा करने लगता है। यहाँ पर जो सैन होता है वो पार्किंग लॉट के पास जाता है, अपनी बाइक निकालता है और घर जाने के लिए। तभी वहाँ पे रे आ जाता है और कहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस चलाना रूल्स के खिलाफ है मिस्टर सिंगर। तो यहाँ पे सैन कहता है कि ओह फिर से तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, क्यों तुम बार बार मेरा पीछा करते रहते हो? यहाँ पे रे कहता है कि मैंने तुम्हें मेरी फैकल्टी के एक जूनियर को सामान बेचते हुए देखा है और ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? हाँ। तो यहाँ पे सैन कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कुछ भी बेचूं ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, और हाँ ये तो दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम बहुत ज्यादा शरीफ और अच्छे इंसान हो और तुम इस यूनिवर्सिटी कैंपस को अल्कोहल और ड्रग्स से दूर रखना चाहते हो। तुम्हारे जैसा बेवड़ा मुझे नहीं डरा सकता, समझ गए? और ऐसा बोलकर सैन अपनी बाइक लेकर वहां से फुर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन को एक बार में एंटर करते हुए दिखाया जाता है और उसी के पीछे पीछे रे भी आ रहा होता है, और जब रे देखता है कि सैन उस बार के अंदर जा रहा है तो वो भी उस बार के अंदर चला जाता है। बाहर के लोग सैन को पहचान रहे होते हैं इसलिए कोई भी सैन को नहीं रोकता है, लेकिन जब रे बार के अंदर एंटर करता है तो सब लोग उसको रोक लेते हैं और उससे उसकी आईडी देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बार में
20 से कम उम्र के लोगों को एंट्री नहीं मिल रही होती। लेकिन जब वो लोग रे की आईडी देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि रे 20 साल से ज़्यादा है, तो वो लोग उससे अंदर जाने देते हैं। रे बार के अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत सारी लड़कियाँ पोल डांस कर रही हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो रे से कहती है कि हेलो, तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ। और यहाँ पे ये लड़की बेवजह रे के गले पड़ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने लगती है। तो यहाँ पे लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर पहली बार आए हो ना, मुझे नए लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चलो मैं तुम्हारी खातिरदारी करती हूँ। और ऐसा बोलकर उसको सोफे पे ले जाके पटक देती है और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को बुलाकर रे का मनोरंजन करवाने लगती है। तो यहाँ पे रे भी इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने सैन पे पड़ती है, जो कि एक महिला को कुछ बेच रहा होता है और उसके बदले पैसे लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। जब रे देखता है कि सैन वहाँ पे आ रहा है तो वो इन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा चेप होने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि सैन वहाँ से जा चुका है तो वो इन लड़कियों को धक्का देकर जबरदस्ती वहाँ से भागकर फिर से सैन का पीछा करने लगता है। तभी यहाँ पे सैन रे को देख लेता है और उसे कहता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी यहाँ, तुम यहाँ पर भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे रे कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम कोई ड्रग डीलर हो? पहले यूनिवर्सिटी और अब इस बार में भी कुछ ना कुछ तो बात है, तुम मुझे बताओ कौन हो तुम? तो यहाँ पे सैन कहता है कि मैं जो कुछ भी बेचता हूँ वो मेरा बिजनेस है, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हारे पास दोस्त नहीं है हैंग आउट करने के लिए? हाँ, तुम क्यों बार बार मेरा पीछा कर रहे हो? और ऐसा बोलकर सैन जो होता है वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे रे सैन को रोक लेता है, जिसकी वजह से सैन के हाथ से उसका बैग गिर जाता है और उसका सारा सामान जमीन पे गिर जाता है। और वो यहाँ पे रे को डांटने लगता है। जब वो अपना सामान चेक करता है तो उसकी कांच की सारी बोतलें, सारी नहीं लगभग आधी बोतलें टूट चुकी होती हैं। और यहाँ पे रे कहता है ओह, तो तुम हाथ से बनी हुई शराब बेचते हो? हाँ। तो यहाँ पे सैन गुस्से से यहाँ पे रे को घूरे जा रहा होता है। तो यहाँ पे रे कहता है कि किसको पता था कि तुम हाथ से बनी हुई शराब बेच रहे हो? मुझे लगा कि तुम ड्रग डीलर हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस हरकतें कर रहे थे। यहाँ पे सैन कहता है कि काम लीगल नहीं है, मैं इसको ऐसे खुले तौर पे नहीं बेच सकता और इसीलिए मैं इसे अपना ये वाला बिजनेस चुपके से करता हूँ। तो यहाँ पे सैन कहता है क्या सिंगर होना तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम अब शराब बेचने वाले भी बन गए? तो यहाँ पे सैन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ, मैं वो सारे काम करता हूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मेरी टूटी हुई बोतलों का हर्जाना भरो। तो यहाँ पे रे कहता है ठीक है, बताओ कितने पैसे हुए? तो यहाँ पे सैन कहता है कि पूरे 5000 भाट। तो यहाँ पे रे कहता है ठीक है, तो मुझे अपना QR कोड दो, मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा। पैसे पे करने के बाद रे कहता है अभी तुमने कहा था ना कि तुम वो सारे काम करते हो जिससे तुम्हें पैसे मिलते हैं? तो यहाँ पे सैन कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे रे कहता है तो क्या आज मैं तुम्हें अपने साथ ड्रिंक पीने वाले बड़ी के रूप में हायर कर सकता हूँ? तो यहाँ पे सैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम कोई एंटरटेनर चाहते हो तो तुम बार के अंदर जाओ। तो यहाँ पे सैन कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ, हम तुम्हारी हाथ की बनी हुई शराब पियेंगे और हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन जाऊँ। हाँ, कैसा रहा ये? मैं बस अपने साथ बैठकर ड्रिंक पीने वाला एक इंसान चाहता हूँ, एक पार्टनर चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे सैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये कहता है ठीक है, फिर मेरे साथ आओ और इसके लिए मैं तुम्हें 7000 भाट दूंगा, बोलो कैसा लगा? तो यहाँ पे सैन कहता है कि अमीर होना कितना ज़्यादा अच्छा है ना, तुम जो भी चाहो उस पर पैसे फेंक कर वो ले सकते हो, है ना? तो यहाँ पे रे कहता है अच्छा, तो क्या मैं अभी अपना पैसा तुम पर फेंक सकता हूँ? तो यहाँ पे सैन रे को अपनी आंखें दिखाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे रे बोलता है 8000 भाट। तो यहाँ पे सैन रे की तरफ मुड़कर देखता है और वापस अपने रास्ते जाने लगता है। तो यहाँ पे रे कहता है कि 10,000 भाट। तो यहाँ पे सैन जो था वो रे की तरफ मुड़ के देखता है और वो रे से कहता है कि तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, चलो बताओ, हमें रास्ता दिखाओ, कहाँ चलना है। और एक बात, वहाँ पर पहुँचते ही मुझे मेरे पैसे दे देना, समझ गए? नेक्स्ट सीन में टॉन और निक को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सीड्यूस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो चुके होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अनड्रेस कर रहे होते हैं। इतना ज़्यादा किस करने के बाद टॉन निक को बेड पे फेंक देता है और फिर बेड पर उसे बहुत ज़्यादा सीड्यूस कर रहा होता है। टॉन निक की पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा होता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। और फिर यहाँ पे टॉन जो तो वो निक को पलट देता है और फिर वो अपना प्रोसेस इंटीमेशन वाला स्टार्ट कर देता है। टॉन निक को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड प्रयास करता है। इंटीमेशन के कुछ समय के बाद हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए उठता है और वो अपने कपड़े पहनने लगता है। लेकिन तभी वो निक की तरफ देखता है जो कि बेड पे एक अच्छे से पोजीशन में पड़ा होता है और वो उसे कहता है कि तुम इसी पोजीशन में रहना, मुझे तुम्हारी एक पिक्चर क्लिक करनी है। फिर निक कहता है कि रुको, डोंट डू दिस, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी पिक्चर्स क्लिक करे क्योंकि मैं फोटोज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा फोटोग्राफर बिल्कुल भी स्किलफुल नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो, तुम बहुत ज़्यादा बेहतर दिखोगे। यार मुझे नहीं पता कि मुझे टॉन इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे निक कहता है कि वाह, तुम कितनी ज़्यादा फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कोई भी मैनर्स नहीं है ना। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि अभी अभी हम लोग इंटीमेट हुए हैं तो हमें मैनर्स दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, अगर तुम पिक्चर्स क्लिक करवाना नहीं चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनकर निक थोड़ा सा स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है पिक्चर क्लिक कर लो, लेकिन हाँ एक शर्त है मेरी, सबसे पहले पिक्चर तुम मुझे दिखाओगे और ये फोटो तुम किसी और को नहीं दिखा सकते हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं हर एक इंसान की पिक्चर नहीं क्लिक करता, मैं बस अपने पसंदीदा लोगों की पिक्चर्स क्लिक करता हूँ। फेवरेट शब्द सुन के निक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो टॉन को एक पोज देता है और टॉन उसी पोज में निक की पिक्चर क्लिक करता है।
नेक्स्ट सीन में हमें टॉन को एक अंधेरे कमरे में पिक्चर बनाते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे जो तो वो निकालता है, वो कहता है कि वाओ सो कूल, तुम्हारे घर में तुम्हारे पास एक अंधेरा कमरा भी है, और अगर तुम्हें फोटोग्राफी इतनी ज़्यादा पसंद है तो तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि मैंने अपने पापा की एडवाइस मानी है, शायद आगे चल के मुझे उनका बिजनेस संभालना पड़े। मैंने अपने 3rd ईयर में फोटोग्राफी की क्लासेस ली थी और सच में वो क्लासेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और इसीलिए मैं ये सब कुछ अपने प्रोफेशन के तौर पे करता हूँ। तो यहाँ पे नहीं कहता कि ओह तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, तुम ऐसे चीज़ों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि और तुम्हारा क्या, तुम एक ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट हो तो तुम मोबाइल रिपेयरिंग शॉप क्यों चलाते हो। तो यहाँ पे नहीं कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह वो दुकान मेरी फैमिली बिजनेस है, वैसे मैं एनिमेशन बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और इस समय मैं अपनी इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे टॉन कहता है देखो मैंने तुम्हारी फोटो बना ली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम फोटो में बहुत ज़्यादा अच्छे दिखोगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्किलफुल हूँ। फिर हमें निक की फोटो दिखाई जाती है जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे निक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन वैसे मुझे फोटोज़ खिंचवाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मैं जब बच्चा था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हुआ करते थे, जस्ट लाइक मी। लोग मुझे किम का बेटा और घोंसले जैसे बाल वाला बोलते थे, मेरे बाल बिल्कुल मैगी के जैसे कर्ली थे। ये लुक पाने के लिए मैंने अपने मेकओवर में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि वैसे अब तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगे हो, तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेकर आओ खुद में, अगर तुम बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं होते तो इतना याद रखना कि मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ ये सब करने नहीं आता। ये अपनी कहता है तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे अपना सम्मान समझूंगा। तो ये पे टॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें मेरा फेवरेट होने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, और सब बोलकर वो बहुत प्यार से निक को किस करता है। और हाँ अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। टॉन के इन प्यारे प्यारे शब्दों और प्यारी सी किस से निक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एक सीन में रे को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार लेकर अपने बंगले पे आता है और उसके पीछे पीछे सैन भी अपनी बाइक लेकर आ रहा होता है। सैन रे का इतना आलिशान घर देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। तो यहाँ पे रे अपनी गाड़ी से निकलता है और सैन को इशारा करता है घर के अंदर चलने के लिए। रे सैन को घर के अंदर लेकर जाता है और 2 ग्लासेस में सैन के हाथ की बनी हुई शराब को ऐसे डालता है और एक ग्लास उठा के उसको टेस्ट करने लगता है, और रे से कहता है कि एक्चुअली इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा और समय लगेगा। तो ये पे सैन कहता है कि हाँ तुम्हारे जैसे अच्छी अच्छी शराब पीने वाले लोग वो चीज़ पसंद नहीं कर सकते जो मुझे पसंद आता है। सैन की बात सुनकर रे बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो सैन को इशारा करते हुए घर के अंदर जाने लगता है। यहाँ पे सैन रूम के अंदर जाता है तो उसे पुराने ज़माने की म्यूजिक कैसेट्स मिलते हैं। वो रे से पूछता है कि क्या तुम माइक्रो म्यूजिक सुनते हो, तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पे रे कहता है कि मेरी मॉम के हैं जो कि अब वो गुजर चुकी हैं, तो ये मेरी हो गई हैं। एक्चुअली मुझे भी 19s और 80s के सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं पॉलीकैट जो म्यूजिक बैंड है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सैन कहता है कि मुझे भी पॉलीकैट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुमने कभी उन्हें लाइव गाते हुए सुना है। वैसे तुम्हारी मॉम के बारे में सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, वैसे वो कब गुजरी। तो यहाँ पे रे कहता है कि बहुत समय पहले, उस टाइम में हाई स्कूल में हुआ करता था। तो यहाँ पे सैन पूछता है रे उनकी मौत कैसे हुई थी। तो यहाँ पे रे जो होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है ये सुन के, और पास्ट का एक हमें मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे वो खड़े होकर बस रो रहा होता है और उसकी मॉम ज़मीन पे पड़ी हुई होती है और एक वर्कर मैम उठिए मैम आपको क्या हो गया ऐसे बोल रही होती है। इन सब सीन को याद करके यहाँ पे जो सैन हो जाता है बहुत ज़्यादा चुपचाप हो जाता है, सैड हो जाता है। तो सैन रे से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते वैसे मुझे माफ़ कर देना कि मैंने इतनी ज़्यादा छानबीन करी। चलो कम से कम वो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें तो छोड़ कर गई हैं, तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी पहचान एम पॉल से करवाई। और फिर यहाँ पे सैन जो था वो रे के पास जाके बैठता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपना दाहिना हाथ दो, और वो रे का दाहिना हाथ पकड़ के ऐसे जोर जोर से गाना गाने लगता है। सैन की इन सब हरकतों से रे बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और उसे कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, अब बंद भी करो। तो यहाँ पे रे कहता है चलो थोड़ी सी म्यूजिक सुनते हैं, और सब बोलकर वो जाता है और म्यूजिक बजाने लगता है और एक बहुत प्यारा सा म्यूजिक लगाता है। तो यहाँ पे ये लोग गाना सुनने लगते हैं। तभी यहाँ पे सैन कहता है कि अब क्या अब मुझे तुम्हें शुगर डैडी भी बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दूं कि इसे मेरा स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे रे स्माइल करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेकार आदमी, बस मेरे साथ ड्रिंक करो और म्यूजिक को एंजॉय करो, मैं बस अकेले नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पे सैन कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे आसान काम पसंद है जो मुझे ज्यादा पेमेंट दे। सो फ्रेंड्स ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हाँ हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें।